रहीम। हमारा आज का जो टारगेट है वो है वैल्वुलर हार्ट डिजीज इन अ प्रेग्नेंट पेशेंट। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताएं कि वैल्वुलर हार्ट डिजीज के अंदर एनेस्थेटिस्ट को क्या परेशानी होती है, क्या मसला हो सकता है वैल्वुलर हार्ट डिजीज में? सबसे ज्यादा मसला टाइम ऑफ इंडक्शन पे होगा हमें वैसे। नहीं, ये बात क्या नहीं है। मसला हमारी जितनी भी मैं सारी ड्रग्स जितनी ब्रॉडली मैं इस वक्त आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, जो भी जिससे सवाल पूछो वो बताए, उसके बाद जो जवाब देना चाहे वो हैंड रेस करे। आई विल आस्क लेटर ऑन। ठीक है, आप पहला हम शुरू डॉक्टर तैयबा से कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि वैल्वुलर, आपको पता लगा कि वैल्वुलर हार्ट डिजीज है, आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे? आपके दिमाग में क्या होगा, ये पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या प्रॉब्लम मुझे इंट्राऑपरेटिवली फेस करनी पड़ सकती है? ये क्या होगा मेरा कंसर्न? सिर्फ इंट्राऑपरेटिव? नहीं, आप ये पूछना चाह रहे हैं क्या? पेरी ऑपरेटिव देखिए ना। हाँ, पेरी आपको तो ये किसी ने आके एनेस्थेटिस्ट आपको रेजिडेंट ने बताया है कि भाई जो पेशेंट है ना उसको वैल्वुलर हार्ट डिजीज है। ठीक है, तो आपके दिमाग में कंप्यूटर के अंदर क्या कुछ चलना चाहिए? व्हाट यू शुड बी थिंकिंग? हिस्ट्री, डिटेल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी मेरे लिए पेशेंट की, उसका पुराना वर्कअप। हिस्ट्री में क्या देखना है आपने? कि कौन सी वैल्वुलर हार्ट डिजीज है, इसको एक कब से है, बट ओके कब से है, कार्डियोलॉजिस्ट के विजिट्स, उसकी पुरानी फाइल, उसकी ड्रग्स। आपने अभी तक आपने जो बात बताई है उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्टिव बात नहीं है, कोई भी ऐसी चीज उसकी बेस पे आप कुछ चीज डिसाइड कर सकते। आपके लिए इसके लिए जो सही वर्ड है कि यू विल बी इवैल्यूएटिंग द सिवियरिटी एंड टाइप ऑफ द वैल्वुलर हार्ट डिजीज। ठीक है, ओके। नंबर 1। नंबर 2, severity will be affecting, actually it can affect a number of system, but usually valvular heart disease में कौन से सिस्टम सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होंगे? कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी। वेरी गुड, नाउ यू आर ऑन राइट ट्रैक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आप स्टीनोटिक लियन को या रिगर्जिटेंट लियन को आप स्ट्रेटिफाई करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी, तो हाउ विल यू स्ट्रेटिफाई, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ ओके फाइन एको? उससे पहले जब भी आप कोशिश करेंगे हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड देन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हिस्ट्री यूजुअली जो है ना वन वे और अदर हार्ट फेलियर से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो अगर चलें एग्जामिनेशन के अंदर भी हार्ट फेलियर के साइंस आ सकते हैं, कोई मरमर आ सकता है, कोई इसका क्लिक आ सकता है, कोई भी ऐसी चीज। ठीक है, लेकिन यूजुअली आप उसको सही मानों में सिवियरिटी को ये होगी लाइक ये कि ये एक सब्जेक्टिव होगी, इसको आपको करने के लिए ऑब्जेक्टिवली आपको उसमें एको करना पड़ेगा। ओके फाइन, एको के अंदर आपको वैल्वुलर हार्ट डिजीज में क्या क्या चीजों को टारगेट करना होगा? व्हाट यू विल बी, मैं क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम लोग इस वक्त सिर्फ स्टीनोसिस की बात ना करें, हम दोनों को एक साथ, क्योंकि मेजॉरिटी बातें कॉमन है। ठीक है, हम दोनों को चीजों को साथ ले। अब आपने एको की रिपोर्ट आपके सामने पढ़ी है, आपको इस वैल्वुलर हार्ट डिजीज के अंदर आपने एको की रिपोर्ट में क्या कुछ देखना है? Important is the valvular area and the pressure gradient between the valves. वेरी गुड, जो मेरा ख्याल है। दो बातें होगी। अब रिगर्जिटेंट के लिए क्या चीज होगी? यही पर रिगर्जिटेंट के लिए सिर्फ पल्मोनरी कैपिलरी वेस्ट नहीं, रिगर्जिटेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इंडेक्स, valve size, रिगर्जिटेंट इंडेक्स, रिगर्जिटेंट फ्रैक्शन, इंडेक्स ओके कहते होंगे। अच्छा, उसके बाद ओके वैल्वुलर हार्ट डिजीज का जो आपने अभी बताया कि लंग्स पे फंक्शन होता है, तो उससे पहले अब अगर आप मिसाल के तौर पे हम माइट्रल सिनोसिस की बात करें या माइट्रल रिगर्जिटेशन की बात करें, तो एट्रिया के अंदर कोई फाइंडिंग मिल सकती है? सॉरी, किसके अंदर? एट्रिया। हाँ, क्या एट्रिया में एम्बोलाई हो सकता है कभी पड़ा हुआ। उसको एम्बोलाई नहीं कहते, एम्बोलाई तो वो जब सैर करने के लिए चला जाता वहां से, जब सैर करने के लिए क्लॉट होता है। एक चीज क्लॉट होगी, दूसरी क्या होगी? डायलिटेशन हो सकती है, एट्रियल डायलिटेशन। वैसे वेरी गुड। अब आप डायलिटेशन से पिछले तरफ चले जाएं, पीछे पड़े हुए लंग्स में क्या होगा?
ओ पल्मोनरी एडिमा, पीछे प्रेशर, बैक प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। बैक प्रेशर से क्रॉनिकली क्या होगा और एक्यूटली क्या होगा? क्रॉनिकली तो पल्मोनरी एडिमा सर होगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन। जी, क्रॉनिकली जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी और अनअक्यूटली पल्मोनरी एडिमा होगा। पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आप देखेंगे तो उसमें आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए आप क्या चीज देखेंगे? पल्मोनरी हाइपरटेंशन को चेक करने का क्या तरीका होता है? एको में क्या चीज आप पल्मोनरी देखेंगे? आर्टरी प्रेशर। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। वेज प्रेशर तो नहीं देखते सर इसमें? वेज प्रेशर तो रिलायबल ही नहीं होगा। ओके। वेल्वुलर हार्ट डिजीज के अंदर, माइट्रल स्टेनोसिस या रिगर्ज के अंदर तो वो 100% रिलायबल नहीं होगा ना। ठीक है। तो उसके अलावा एको के अंदर और एको के अलावा कोई टेस्ट होता है जिससे एग्जैक्टली आपको पता चले पल्मोनरी ट्रांसइसोफेजियल पल्मोनरी हाइपरटेंशन का? जी, एक्यूरेट, एग्जैक्ट। पैक डाल लें फिर। सॉरी सर पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर डाल दें। कैथेटर पैक डाल लें, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर से पल्मोनरी हाइपरटेंशन का कैसे पता चलेगा? सर ये एक्मो वगैरह से, एक्मो सॉरी, ये जो ट्रांसइसोफेजियल एक सेकंड, ट्रांसइसोफेजियल एको? नहीं, ट्रांसइसोफेजियल एको से नहीं होगा। ये राइट हार्ट कैथ, राइट हार्ट कैथेटराइजेशन। ठीक है सर, ये पिको नहीं बता सकते इसका कार्डियक आउटपुट क्या है? आई एम सॉरी सर मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज लग रहा है कि किसी दूसरे इलाके से आ रही है, बहुत कम आ रही है। इसके अंदर आंसर देखें, पल्मोनरी प्रेशर्स को एक्यूरेटली चेक करने का रिलायबल तरीका राइट हार्ट कैथेटराइजेशन होती है। ठीक है, तो ये हो गई चीज। उसके बाद आपने एम्बुलेंस देख लिया, आपने क्लॉट देख लिया, आपने प्रेशर्स देख लिए, आपने रिगर्जिटेंट फ्रैक्शन देख ली, आपने वेल्व का साइज देख लिया, आपने ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर ग्रेडियंट देख लिया। ठीक है, अब स्टेनोसिस या की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ा हो सकता है, इसकी वजह हाइपरट्रोफी से। होगा। अच्छा एक मिनट, ऐसा है कि एक बंदा बताए, मैं आपसे पूछूंगा सारा, डॉक्टर सारा आपसे मैं ये इनकी बारी टर्न खत्म होने दें, अगला क्वेश्चन आपसे होगा। ठीक है जी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी और प्रेशर भी बढ़ा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्ट्री का प्रेशर, और इसकी वजह से ना वो जो होता है ना हमारा कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर, वो भी कम हुआ होगा। अभी हम एको की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एको की बात कर रहे हैं। ठीक है, एको में कैसे पता चले? सर वो टैप्सी ट्रांसएयोटिक प्लेन एक्सक्लूजन जो होता है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें ना, छोटी बिल्कुल मासूमाना सिंपल बातें करें। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी नहीं हो जाएगी? एक्सेंट्रिक या डिस्फंक्शन, सर डायस्टोलिक डिस्फंक्शन भी हो जाएगा, वो भी लिखा होगा एको में। डायस्टोलिक डिस्फंक्शन एक्चुअली हाइपरटेंशन में ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अंदर होगा, इसके अंदर भी होगा, अल्टीमेटली इसमें भी होगा। इसमें देखिए दो तरह की हाइपरट्रोफी होती है ना, एक कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी होती है और एक इसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। इसेंट्रिक जो रिगर्जिटेंट लियन के अंदर इसेंट्रिक होगी। ठीक है, और जो हाइपरटेंशन के अंदर होती है यूजुअली वो कंसेंट्रिक होती है। ठीक है, अच्छा ये चीज हो गई। उसके बाद और एको के अंदर अब अगले स्टेप में हम आ गए, अब स्कीमिया डेवलप होना शुरू हो गया। तो स्कीमिया के अंदर आपको हार्ट में क्या मिलेगा? एको में? जी एको में हाइपोकाइनेटिक वॉल मोशन। वेरी गुड, सेगमेंटल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटीज, या जिसको क्या कहते हैं हाइपोकाइनेसिया, एकाइनेसिया जी, ये हो सकता है। उसके अलावा और कोई चीज हमने मिस की है? तो ये तरीका है वेल्वुलर, ये तकरीबन यही तरीका जो है वो आपका हाइपरटेंशन में भी है। तकरीबन यही सारी चीजें आपको एको के अंदर बतानी आनी चाहिए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग यू वांट टू सॉर्ट इट आउट। ठीक है, कि आपको देखना हो कि
हार्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो यूजुअली हमने एक तरतीब और एक तरीके से किया है, ठीक है। अच्छा, पल्मोनरी एडीमा आपने बताया था, तो पल्मोनरी एडीमा अगर होगा तो पल्मोनरी एडीमा कैसे हमें पता चल सकता है? एको में नहीं, वैसे एक्सरे एक्सरे करा लें उसका। एक्सरे से और क्लिनिकली, ठीक है। क्लिनिकली क्रैप्स आएंगे, डिस्निक होगा, कफ होगी, ठीक है, हाइपोक्सिया होगा, गैस एक्सचेंज कम होगी, तो एबीजीज में आपको PO2 कम मिलेगा, मतलब लाइक ये कि वो फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी हार्ट फेलियर की एक्सरे में, आपको जो हार्ट फेलियर के साइंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे अब कोई भी क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाउ विल यू असेस द सिवियरिटी ऑफ कार्डिक डिकम्पेंसेशन, तो अब आप बता लेंगे हार्ट के अंदर और किडनीज के, सॉरी लंग्स के अंदर। लंग्स के आगे उसके अलावा हार्ट के आगे कोई चीज भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आगे? हार्ट तक पहुंच गए, हार्ट उधर से लेफ्ट हार्ट फेलियर हुआ, फिर उधर से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुई, उधर से राइट हार्ट फेलियर हो गया, उसको कॉर पल्मोनेल कहते हैं। उससे भी आगे चलें, उससे अगली कौन सी चीज हो सकती है? ब्रेन, किडनी सर जाएगा लिवर फिर भी हो सकता है और किडनीज भी। किडनीज बाद में होंगी, पहले लिवर में साइंस आएंगे, ठीक है ना। ओके। हाँ, लिवर कंजेशन, वो पीछे प्रेशर डालेगा ना सारा। थैंक यू वेरी मच। जेवीपी रेज हो जाएगी, राइट हार्ट फेलियर के साइंस, लेफ्ट हार्ट फेलियर के साइंस, लेफ्ट हार्ट के सिम्टम्स, राइट हार्ट के फेलियर के सिम्टम, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स जो होता है, और लिवर के अंदर कंजेशन होगी, आपको राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो सकती है, ठीक है। तो ये पूरी तरतीब है। वेल्वुलर हार्ट डिजीज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड इफ यू अंडरस्टैंड। और अब अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि एओर्टिक स्टेनोसिस में या माइटल स्टेनोसिस में जो दरवाजे क्योंकि नाराज हैं, अब होगा क्या कि आपको सर्किट को चलाने के लिए आपको प्रेशर भी मेंटेन रखना है, आपने वॉल्यूम भी मेंटेन रखना है। थोड़ा सा भी वॉल्यूम ज्यादा हुआ या वॉल्यूम कम हुआ, तो दोनों सूरतों में जो नॉर्मल हार्ट के अंदर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स हैं वो नहीं काम कर सकते, तो उससे पेशेंट डिकम्पेंसेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम माइट्रल स्टीनोसिस की बात करें, तो माइट्रल स्टीनोसिस के अंदर जो है वो आपको अगर एट्रिया जो है, वो एट्रिया की नॉर्मली जो है वो बेचारा आराम से पास करने देता है एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड, ठीक है। लेकिन अब जो है वो जो एट्रियल किक है उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो गई है। तो एट्रियल किक अगर लॉस होती है, किस कंडीशन में एट्रियल किक लॉस हो जाएगी? एट्रियल फिब्रिलेशन। वेरी गुड। एट्रियल फिब्रिलेट कर गया बेचारा, तो वो एट्रियल किक खत्म हो जाएगी। इसलिए माइट्रल स्टेनोसिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन इन अमंग द कार्डिक कॉजेस, ठीक है। तो बाय द वे, व्हाट आर अदर कॉजेज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन? एट्रियल फिब्रिलेशन की कोई कॉजेज होती है नॉन कार्डिक? सर हमने सीवीपी पास की, उसमें यूजुअली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है। थ्रू तो एट्रियम। ओके, आप सही कह रहे हैं। जो एट्रियल फिब्रिलेशन की और कॉजेज क्या होती हैं? थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है, सेप्सिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इस्केमिक हार्ट डिजीज, ओल्ड एज, ठीक है। तो अब आपको ये दिमाग के अंदर ही होना चाहिए कि व्हाट आर कार्डिक कॉजेज, व्हाट आर नॉन कार्डिक कॉजेज, ठीक है। अच्छा, एनीवेज कमिंग बैक, अब आपका अब एक तो एट्रियल किक की इंपॉर्टेंस हो गई, दूसरे प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक तो आपका जो वेस्कुलर सिस्टम है उसकी टोन मेंटेन होनी चाहिए, और दूसरी चीज वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम ये है कि वॉल्यूम कम भी नहीं होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे वाई रीजनल एनेस्थीसिया या एनीथिंग व्हिच डिक्रीज सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, तो वो क्यों उसमें प्रॉब्लम होती है? सर क्योंकि कार्डिक आउटपुट फिक्स होता है ना इनका, अगर आप एसवीआर कम कर देंगे तो फिर तो डिकम्पनसेट कर जाएगा हार्ट, तो रीजनल एसवीआर कम कर देता है। नहीं, इसके अंदर जो रीजन है वो जवेरिया ने लिखी है, वो रीजन है कि वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट तो कम होगा, लेकिन कार्डिक आउटपुट कम होने की रीजन क्या होगी? वीनस रिटर्न। अच्छा, अब कुछ लोगों ने को मैंने ये सुना है, क्योंकि इसके लिए निमोनिक कहा जाता है कि माइट्रल स्टेनोसिस के लिए जो हमारा एनेस्थेटिक टारगेट होता है वो होता है कि जी स्लो एंड टाइट। तो बेसिकली टाइट का से थोड़ा सा लोग गलत ले जाते हैं कि जी सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाना नहीं है,
क्योंकि हार्ट तो पहले ही पूरा पूरा काम कर रहा है, मेंटेन करना है। आपने सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को मेंटेन करना है, ठीक है, एंड यू डोंट हैव टू लेट इट डाउन, ठीक है। और दूसरे आपने वीनस रिटर्न को मेंटेन रखना है, ठीक है, और ब्लड वॉल्यूम को आपने मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर ब्लड ज्यादा आ जाएगा तो हार्ट के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो आगे भेज सके। नॉर्मली जो अगर ज्यादा आएगा तो वो आगे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में दरवाजा टाइट हो गया है, तो अगर थोड़ा सा भी वॉल्यूम ज्यादा आ जाएगा तो इट विल बी गोइंग बैक, तो वो गोइंग बैक जाके लंग्स में पल्मोनरी एडिमा कर देगा, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है माइट्रल स्टीनो, ये अब हमने, अच्छा रेट हमने क्यों ज्यादा नहीं होने देता? रेट ज्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? जी सर ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि रेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फॉर सप्लाई एंड डिमांड, दोनों में ही आता है। अगर आप रेट बढ़ाएंगे तो ना उसको सप्लाई होगी और उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो फिर हार्ट सर डायस्टोलिक टाइम कम हो जाएगा, डायस्टोलिक टाइम मेंटेन रखना है ताकि ब्लड एल्यू में पहुंच सके। जी, जब हार्ट रेट, जी बताओ। एक्चुअली जो मायोकार्डियम ब्लड सप्लाई होती है ड्यूरिंग डायस्टली होती है, सिस्टोलिक क्योंकि इटसेल्फ को कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, तो मायोकार्डियम की सप्लाई यूजुअली नहीं होती। तो वंस पेशेंट इज इन टेकिकार्डिया, तो आप अगर देखेंगे तो टेकिकार्डिया के दौरान जो डायस्टोलिक टाइम है कंपैरेटिवली वो ज्यादा कम होता है इन कंपैरिजन टू सिस्टोलिक टाइम। दैट मीन्स अगर टेकिकार्डिया हुआ है किसी पेशेंट को, जो जिस टाइम पे डायस्टोलिक के दौरान उसको मायोकार्डियम की सप्लाई होनी थी वो कंप्रोमाइज कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। सो इसमें इन पेशेंट में खास तौर पे, हाँ, इस वजह से हो जाएगा और रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी क्योंकि हार्ट को टैकीकार्डिया जो है, हार्ट रेट इज द बिगेस्ट फैक्टर फॉर डिमांड एज वेल, ठीक है। तो ये रीजन है, इसलिए आपने हार्ट रेट को आपने लो नॉर्मल में रखना है, ठीक है, ताकि हार्ट को सप्लाई, ब्लड सप्लाई भी मिलती रहे और उसकी रिक्वायरमेंट भी ना बढ़े, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर एसवीआर बढ़ जाती है, बढ़ा देते हैं, तो भी हार्ट की रिक्वायरमेंट ब्लड की बढ़ जाती है, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें ये बात। ये एओर्टिक स्टेनोसिस में भी एग्जैक्टली यही चीज है और माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर भी यही चीज है, ठीक है। अच्छा जी, एओर्टिक स्टेनोसिस में इसीलिए एंजाना होता है सर। हाँ जी, वो एंजाना की मतलब लाइक कि बेसिकली अब अगर हम थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने मुश्किल पार्ट हमने कर लिए, अब आसान चीजें रह गई हैं रट्टे वाली। उसके वायल का साइज कितना होता है, रिगर्जिटेंट फ्रैक्शन कितनी होती है, आमतौर पे लोगों की वहीं पर ही सुई अटकी रहती है, ये चीज समझ नहीं आती। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। यूजुअली जो होता है ना, वेल साइज दोनों के लिए आप याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका 4 to 6 होता है, इसका मेरे ख्याल से 2 to ये क्या नाम है इसका 3 to 4 होता है, ठीक है। लेस देन 2 to 3.5 लिखा है तकरीबन एओर्टिक स्टेनोसिस का, 3.5 तक। लेस देन 2 से ऊपर सिम्टम नहीं होता, ठीक है। 2 से लेके 1.5 तक माइल्ड सिम्टम होते हैं, 1.5 से लेके 1 तक जो है वो मॉडरेट होते हैं, और लेस देन 1 जो है वो सीवियर सिम्टम्स होते हैं। लेस देन 0.6 एक क्रिटिकल स्टेनोसिस होता है, ठीक है, स्टेनोसिस होती है। और इसी तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट का भी इसी तरीके से होता है, मेरे ख्याल से 30 to 40, 40 to 50 और मोर देन 50। ये मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इटियोलॉजी जो होती है वो यूजुअली जो है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज की होती है, रूमेटिक हार्ट डिजीज। एओर्टिक स्टेनोसिस की जो है वो आपकी एज रिलेटेड भी हो सकती है, उसमें भी रूमेटिक हो सकती है, ठीक है। और अच्छा, अब क्वेश्चन एक और ये है, अब आप 1 मिनट कोई और बताए, इस क्वेश्चन का आंसर सारा आपने बताना है कि दो, अगर अक्सर होता है ना कि कंबाइंड लियन होती है, तो अगर माइट्रल स्टेनोसिस भी हो और माइट्रल रिगर्जिटेशन भी हो, तो आपको कैसे उसको वो करना है, क्योंकि रिगर्जिटेशन में आपको हाई नॉर्मल रखना होता है ना, क्योंकि अगर एओर्टिक वो एसवीआर जो है वो ज्यादा होगी तो रिगर्जिटेंट फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, प्रेशर ज्यादा अगेंस्ट करना पड़ेगा ना। तो अगर दो कंबाइंड लियन है तो उसमें क्या करेंगे डॉक्टर सारा सैयद जी? एनीवन? शहाब आप बता दो, अभी आपने आंसर दे रहे थे, आप बता दो, जिसको आता है वो दे दे। अरे
हैंड रेस करे और जवाब दे दे। अगर आप सर जो लेजन कंपैरेटिवली ज्यादा सीवियर होगा उसको हम कैटर फॉर करेंगे। जी ठीक है, कंबाइंड हो तो आपने जो चीज ज्यादा सीवियर है उसको आपने करना, ठीक है। यूजुअली जो है ना वो सिक्वेले के होता ये है कि वो स्टीनोसिस होते 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 एक जगह पे फिक्स हो जाता है और वहां से फिर रिगर्जिटेशन होनी शुरू हो जाती है, यूजुअली ये होता है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद और और क्या चीज होती है इसके अंदर, आपने क्या क्या मेंटेन करना होता है, रेट, रिदम, और क्या चीज होती है, आपने वो फैक्टर्स जिनको, जो नए लोग हैं जिन्होंने मुझे पहली दफा सुन रहे हैं उनको ये नहीं पता, बाकी लोगों को माई बेस्ट फ्रेंड्स पता है। माई बेस्ट फ्रेंड्स क्या होते हैं? जी, हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, एसिडोसिस, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, स्ट्रेस, पेन, इन सारी चीजों से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। तो जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, हाइपोथर्मिया, यस हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, लेकिन मेन फैक्टर्स ये हैं, हाइपोथर्मिया भी होगा, फिर उसमें आप वॉल्यूम, नॉर्मोक्सिया, नॉर्मोकार्बिया, नॉर्मोटेंशन, वोलीमिया, नॉर्मोटेंशन, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो आपने इनका ख्याल रखना है। तो बाकी रिगर्जिटेशन के अंदर रिलेटिवली हार्ट रेट फास्ट रखेंगे, स्लो रखेंगे तो रिगर्जिटेशन बढ़ जाएगी क्योंकि डायस्टोलिक टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आगे प्रेशर ज़्यादा होगा यानी कि एसवीआर ज़्यादा होगी तो उसके अंदर जो है वो बैक प्रेशर से रिगर्जिटेशन बढ़ जाएगी। तो ये बेसिक थ्योरी है इसके अंदर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगला क्वेश्चन कौन आंसर देगा? पहले वॉलंटियर करें कि किसने आंसर देना है, उसका फिर उससे मैं सवाल पूछूंगा। अगर आपके अलावा अगर कोई वॉलंटियर है तो ठीक है, नहीं तो आपसे मैं पूछता हूँ। ये सारा सही है? आपको आवाज आ रही है? ये कौन आंसर देगा? सर मैं दूंगी। Okay. What medications patient are on with the valvular heart disease? Beta blockers, Okay. diuretics, Okay. ACE inhibitors, और Okay. herbs वो भी हो I'm सकता है। sorry. I'm sorry. Herbs and ACE inhibitors. Okay. It could be calcium channel blockers as well. अभी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप सारे एक ही ग्रुप की दवाइयां बता रही हैं। ओके, अगर आप इसको डिवाइड कर लेना कि एंटी फेलियर मेडिसिन होंगी, एंटी हार्ट रेट को यानी कि बेसिकली नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक मेडिसिन होंगी, ठीक है। उसके बाद कुछ एंटी रिदमिक्स होंगी, और सबसे खतरनाक जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो कौन सी होती है? एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है। तो आपने एंटीकोगुलेंट देखे ना, अगर जिसको लिए जुमला लिखा होता है किताबों में, अच्छी किताबों में, मनहूस किताबों में नहीं, अच्छी किताबों में लिखा होता है क्लासिफाई और डाई, ठीक है। तो वो जो मनहूस किताब है वो तो कहती है कि कुछ करो ही ना, जिस तरह वो गेम्स होते हैं ना, पजल गेम्स, ये आंखों पे पट्टी बांध के और ढूंढो खुद से ही, ये तो वो मनहूस किताब में तो ऐसा होता है। तो अच्छी किताबों के अंदर लिखा होता है क्लासिफाई और डाई, ठीक है। तो आप लोग अपनी हैबिट बना लेंगे, कोशिश करें हर चीज़ को क्लासिफाई कर लें। तो आप एंटी हाइपरटेंसिव कह लें, एंटी फेलियर कह लें, एंटी रिदमिक्स कह लें, एंटी कोएगुलेंट्स, ठीक है। अच्छा, एंटी कोएगुलेंट्स जो हैं वो पहले अगर हम फोकस करें एंटी कोएगुलेंट्स पे, तो एंटी कोएगुलेंट्स कौन कौन से होते हैं पेशेंट्स पे ले रहे होते हैं? सर एंटीप्लेटलेट्स हो सकते हैं। नहीं, अब आप देखेंगे आपके लिए ये ब्लंडर है। एंटीप्लेटलेट्स और एंटी कोएगुलेंट्स में कोई फर्क होता है? हाँ फर्क होता है। एंटी कोएगुलेंट्स और एंटी प्लेटलेट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। जी आप काशिफ, आप बताना चाहते हैं? आप बता दें। लो मॉलिक्यूलर हेपारिन, थोड़ा ऊंचा बोलें ताकि सबको आवाज आए। लो मॉलिक्यूलर हेपारिन होता। और दूसरी सर वारफेरिन पे भी होते हैं वारफेरिन भी होता है जी, और क्लोपिडोग्रेल इज एंटीप्लेटलेट। अच्छा,
सर एनोक्सापारिन होता एनोक्सापारिन इज लो मॉलिक्यूलर वेट। है। हिट में कौन सी दवाइयां देते हैं? व्हाट इज हिट? हम यहाँ पे सर डिटेल में नहीं उसमें जाएंगे। तो सर उसमें लिपेरोडेन, हाँ जी, लिपेरोडेन, और डेगिपेट्रान, एल्गेट्रोवैन, नहीं, बिवेलोडेन। कॉमन सबसे कॉमन जो दवाई दी जाती है हिट के अंदर वो फंडोपेरेनॉक्स है, फंडोपेरेनॉक्स एंड लेपिरोडिन्स, ठीक है, फंडोपेरेनॉक्स, ठीक है। तो ये हो गई। अच्छा, एंटीकोएगुलेंट्स अगर ओरल ले रहा होगा वारफेरिन, तो वारफेरिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? सर एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है हमारा, जी जी, उसको इनहिबिट करता है। विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स को इनहिबिट करेगा, ठीक है। हाँ, 2, 5, 7 नहीं, 2, 7, 9, 10 और प्रोटीन जी, CS 2, 7, 9, 10, ठीक है। तो आपको अगर वारफेरिन को इफेक्ट को देखना हो तो आप क्या देखते हैं? सर INR कराते हैं। INR कराते हैं, ठीक है। पीटी देखते हैं, पीटी देखते नहीं, पीटी नहीं कहते उसको, INR कहते हैं, ठीक है। INR से फॉलो करते हैं। एपीटी देख सकते हैं सर। नहीं, APTT नहीं देखते। APTT इज फॉर हेपरिन। हेपरिन। APTT इज फॉर हेपरिन। PTT ये सॉरी क्या नाम है, PT या PT INR? पीटी फॉर कैटी क्योंकि INR is for वारफेरिन। के सर के डिपेंडेंट है वारफेरिन को अगर रिवर्स करना हो तो उसके लिए क्या मेडिसिन दी जाती है? सर। लो मॉलिक्यूलर वेट FFPs PCCs देते हैं सर, सबसे पहले एफएफपी PCCs देते वो हैं देते हैं। इमीडिएटली एफएफपी देते हैं। नहीं, अरे एक मिनट, PCC है वो दे, विटामिन के देते हैं अगर और फिर immediately तो FFP देते हैं। एक मिनट देखें। इमीडिएटली अगर करना हो तो आपको क्या देना होगा? या आपके पास PCC प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट या FFPs, ठीक है। और आपने उसको अगर आपके पास टाइम होगा तो आप क्या देंगे? विटामिन के, ठीक है। और आपको अगर स्टॉप करें तो ये कितनी देर तक इसका हाफ लाइफ रहती है, कितनी देर तक उसका इफेक्ट रहता है? 7 days, 7 to 10 days. 7 days ज्यादा है, 5 to 7, 5 to 7 days, ठीक। अच्छा, जो है आपकी INR को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या चीज आ गई कि ये पेशेंट वारफेरिन पे। अच्छा, ब्रिजिंग का क्या मतलब होता है? सर मैं बताऊं, अगर कोई और ब्रिजिंग का ये मतलब, एक मिनट, अगर कोई और वॉलंटियर है तो पहले बताए, नहीं तो आप बता देना। कोई और वॉलंटियर है ब्रिजिंग थेरेपी बताने के लिए? चलो आप बताओ, कोई नोबडी इज सर वॉलंटियर। इसमें वारफेरिन को स्टॉप करके ना तो हेपरिन को हम मतलब इनिशिएट करवाते हैं हेपरिन पे या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट पे नॉक्सापेरिन वो स्टार्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रेग्नेंट पेशेंट का मतलब साथ एक्चुअली आपकी आवाज जो है ना वो बहुत हल्की आ रही है, तो आप थोड़ा सा लाउड एंड क्लियर बोलो ताकि सबको फायदा हो। जी, फिर से बोलो। कितने दिन पहले बंद करते सर हैं? इसमें वारफेरिन को हम स्टॉप करके हेपरिन उसका ओवर मतलब उसका इंटरब्रिज करते हैं, कैसे हेपरिन स्टार्ट करवा। कैसे? सर 5 दिन पहले हमने वारफेरिन को रोकना होता है। सबसे पहले तो कार्डियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना होता है, खुद से नहीं रोकनी होती है। दूसरी बात ये है कि फिर उसे रोकते हैं 5 दिन पहले। एक सेकंड, अगर आप ये बात कर रही हैं तो पहले आंसर ये होना चाहिए कि विच पेशेंट्स आर कैंडिडेट फॉर ब्रिजिंग। ब्रिजिंग को देखने के लिए क्या तरीका होता है? किन पेशेंट्स में आप ब्रिजिंग करेंगे? हर पेशेंट में ब्रिजिंग करेंगे? अजहर, एक मिनट, अजहर अगर आप फेवर करेंगे कि किसी एक आर्टिकल के अंदर एग्जैक्ट डेज वाइज है वो अगर आप ओपन कर लें ताकि वो एग्जैक्टली, क्योंकि वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत गलती ना हो जाए, तो मैं एग्जैक्टली आप इन द मीन टाइम ओपन कर लें जरा, ठीक है। बेसिकली देखें, 5 डेज पहले आपने बंद किया और आपने उससे पहले क्या चीज आपने देखनी है? उससे पहले आपको 2 चीजों को दरमियान में देखना है, ब्लीडिंग रिस्क वर्सेस थ्रोम्बोसिस रिस्क, ठीक है। आपने क्वांटिफाई करना होता है कि किन पेशेंट्स के अंदर थ्रोम्बोसिस रिस्क इज वेरी हाई, ठीक है।
या एम्बोलिज्म का रिस्क बहुत हाई है वर्सेस ब्लीडिंग रिस्क। ठीक है, अगर आप वॉरफेरिन चलाते रहेंगे तो क्या होगा, और अगर आप वॉरफेरिन बंद कर देंगे तो क्या होगा। इन दोनों को आपने बंद कर देंगे। अगर थ्रोम्बोसिस रिस्क इज मोर देन ब्लीडिंग रिस्क तो आपको ब्रिजिंग करनी होती है। ठीक है, आपने ब्रिजिंग करनी होती है, और ब्रिजिंग के लिए आपने पहले वॉरफेरिन बंद कर दी 5 दिन, उसके बाद आपने डे 2 पे या डे 3 पे आपने शुरू कर दी हेपरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। ठीक है, और आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को अगर आप मॉनिटर करना चाहते हो तो कैसे मॉनिटर करते हैं? सर फैक्टर 10A से भी वैसे हो जाती है, लेकिन नहीं तो फिर आप एपीटीटी से कर लें। जी नहीं, एपीटीटी से नहीं होता, पीटी से तो बिल्कुल भी नहीं होता। सर फैक्टर 10A से हो जाता है। फैक्टर 10A ऐसे होता है, लेकिन यूजुअली इसको एक्यूरेटली मॉनिटर करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, एक्यूरेटली मॉनिटर करने का कोई तरीका नहीं। फैक्टर 10A के लेवल्स आप करवा सकते हैं। अच्छा, जो है हेपरिन, उसको कैसे आप करते हैं? हेपरिन को करने के कौन सा टेस्ट होता है? वो फिर एपीटीटी है। एपीटीटी के अलावा और कोई टेस्ट होता है जिससे हेपरिन की एक्टिविटी को देख सकते हैं? सर एसीटी वो जो कार्डियोपल्मोनरी में कर रहे होते हैं जी, बाहर करना, किसी और पेशेंट जगह पे भी करना मना नहीं है। हेपरिन को मॉनिटर करने के लिए एसीटी एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम किया जाता है। ठीक है, और आप हेपरिन के इफेक्ट को देखने के लिए टैग नहीं किया जाता, टैग से वो पता लग सकता है इनडायरेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पता लग सकता है, लेकिन एक्यूरेटली जो है वो एसीटी से होता है। ठीक है, ये क्योंकि मैं साथ साथ मैसेजेस को भी देखता जा रहा हूँ, ये मैसेजेस जो लोग कर रहे हैं, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपने हेपरिन को करेंगे, हेपरिन इन्फ्यूजन चलाएंगे और उसका एक प्रोटोकॉल होता है, और जो है वो 2 to 3 टाइम्स जो है वो एपीटीटी जो है वो उसका एक पूरा चार्ट होता है, वो मुझे याद नहीं है वो किस तरीके से करते हैं वो। और उसके बाद जो है आपका, आप उसको हेपरिन अगर होगी तो वो आपने 4 आवर्स बिफोर सर्जरी बंद करनी है, और अगर क्लैक्सेन हो तो आप कितनी देर पहले बंद करते हैं? सर वो दो तरह से, अगर आप उसको थेराप्यूटिक दे रहे हैं तो 24 घंटे पहले बंद करते हैं। अब पैसे तो थेराप्यूटिक की ब्रीजिंग में देते हैं, 24 घंटे पहले बंद करनी होती है, और प्रोफाइलैक्टिक को 12 घंटे पहले बंद करना। 24 घंटे पहले वो बंद करके, तो फिर ज्यादा बेहतर कौन सी हुई? सर वैसे देते तो ब्रीजिंग में ये 24 घंटे वाली है, फिर 12 घंटे वाली दे दें। नहीं, ये बात नहीं है, इसलिए ज्यादा बेहतर ये है कि आप हेपरिन दें। ठीक है, ये कोई, लेकिन सर एक मसला मैं आपको बताऊं, इन्फ्यूजन देनी पड़ती है ना हेपरिन की, फिर तो मरीज को डॉक्टर करना पड़ेगा। तो ये पेशेंट को आप घर में तो नहीं भेज सकते ना, आपको एडमिट करना पड़ेगा। नहीं, मैं वो सबकुटेनियस दे के घर भेज दूं ना, लो मॉलिक्यूलर। पता नहीं, बहरहाल ये कि ये आपका डोमेन नहीं है, आपको सिर्फ तरतीब बता देनी है। ये आप कह सकते हैं कि पेशेंट, ऑफ कोर्स इनपेशेंट होगा तो आप हेपरिन देंगे, घर तो नहीं भेज सकते। लेकिन क्लैक्सेन में भी ये है कि हर पेशेंट को तो आप सबकुटेनियस नहीं लगा सकता ना। जी, मतलब बेसिकली ये एक ग्रे एरिया है, ये हमारी डिस्कशन ऑफ ट्रैक हो जाएगी, ये हमारा डोमेन नहीं है। ठीक है, तो आपने ये चीज कर ली, उसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव होंगी तो वो आपको, क्योंकि उसके लिए क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, वो इंडिविजुअली वो उसके हिसाब से होगी, वो आपको अलग अलग पता होना चाहिए कि किसके लिए कितना है, वो मुझे याद नहीं है इस वक्त। ठीक है, वो आप लोग देख लेंगे कौन सी दवाई का कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, यूजुअली पेशेंट इन्हीं पे ही होते हैं। अच्छा, जो एंटी प्लेटलेट्स का नाम ले रहे थे, एंटी प्लेटलेट्स आईवी होती है कुछ? जी, आवाज आ रही है? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सर, अब आ रही है। प्लेटलेट आईवी होती है, क्या नाम होता है इसका? मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, वो बता दें अगर किसी को इसका नाम याद है। वो असल में ये आईवी एंटी प्लेटलेट कौन सा, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। एक होता है जिसको उसी तरीके से आप ब्रिज कर सकते हैं, जो जिस तरीके से आपको अगर किसी कंडीशन में आपको ये ब्रिज करना हो। ठीक है, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसमें आप क्लोपिडोग्रल नहीं बंद कर सकते, किन पेशेंट्स में रेगुलरली क्लोपिडोग्रल चल रहा होता है? ये एग्रेस्टैट के अंदर क्या होती है? प्लीज अपनी हैबिट खत्म कर लें ट्रेड नेम्स की।
जेनेरिक नेम्स की हेपेटाइटिस, जी जी सर वो पता कौन सी होती है, वो होती है न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग होते हैं कैनग्लिलोड, जो आईवी एंटीप्लेटलेट ब्रिजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। पारल मुझे देखें, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन आप देख लें, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लोपिडोग्रेल किन पेशेंट्स के अंदर रेगुलर चल रही होती है? क्लोपी वो जो बेयर मेटल स्टेंट वाले पेशेंट होंगे वो ले रहे होते हैं। बेयर मेटल स्टेंट वाले या दूसरा कोई स्टेंट होता है? नहीं, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट, सॉरी ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट। ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट के लिए क्या रिकमेंडेशन है? कितने अरसे तक? एक साल। और उसके लिए कोई दरमियानी और भी कोई चीज होती है? सेकंड जनरेशन है, उनके लिए 6 मंथ्स है, ठीक है। वो पैक्लिटेक्सेल के लिए सेकंड जनरेशन ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट, ठीक है, उसमें 6 मंथ्स तक होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है बेयर मेटल, अगर सिर्फ बैलून एंजियोप्लास्टी हो तो कितने दिन तक आपको इलेक्टिव सर्जरी नहीं करानी होती? बैलून वाला तो 6 वीक्स होती है। बैलून वाले के लिए 2 वीक्स है, ठीक है। जो बेयर मेटल स्टंट होता है उसके लिए 4 to 6 वीक्स है। और उसके लिए, ठीक है, ये एक्चुअली हमारा टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एंटी प्लेटलेट्स का जिक्र आ गया है तो वो मैं इस रेफरेंस से बता रहा हूँ। एस्प्रिन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, एस्प्रिन कैन बी कंटिन्यूड, ठीक है। और जो क्लोपिडोग्रेल है उसके को भी आपको करने के लिए आपको रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखना होगा बिटवीन ब्लीडिंग रिस्क एंड थ्रोम्बोसिस रिस्क, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप ब्रिजिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी ब्रिजिंग होगी। अच्छा, उसके बाद और कोई चीज, अब बाकी जो दवाइयां हैं वो आसान हो जाएंगी। एंटी रिदमिक्स कौन कौन सी पेशेंट ले सकते हैं? बीटा ब्लॉकर हो सकता है, एम्योडरोन हो सकता है, ठीक है। और जो है वो क्या इन पेशेंट के अंदर पेस मेकर हो सकता है? क्या इन पेशेंट में पेस मेकर हो सकता है? हो सकता है, ठीक है। तो पेस मेकर अगर होगा तो पेस मेकर रिलेटेड कंसर्न्स होंगे, ठीक है। और वो हमारी अब डोमेन से हट जाएगा तो मैं उस तरफ नहीं जा रहा। अच्छा, अब आ जाएं क्योंकि हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने ले लिया इसमें। अब मुझे ये बताएं कि ये जो है ना, अगर मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, प्रेग्नेंट पेशेंट है, उसको वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, एओर्टिक स्टेनोसिस है या एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, तो आप उसमें चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया किस बेस पे करेंगे? यानी कि आपका क्या पॉइंट होंगे टुवर्ड्स जीएएम, क्या पॉइंट्स होंगे टुवर्ड्स रीजनल? पेशेंट का कार्डियक स्टेटस सबसे पहले, ठीक है। अब आप इसके लिए जी हसाम, एक मिनट रुक जाओ। हसाम, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर, ये जो अभी आप कह रहे थे कि किन पेशेंट्स में ब्रिजिंग करनी है, वो एक जगह मैंने पढ़ा था, अगर आप कहते तो मैं शेयर कर दूं। जी बता दें। बेसिकली सर, वही जिनमें हाई रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगा, इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल हार्ट वॉल्व जिनमें लगा हुआ है, पेशेंट विद स्ट्रोक और एपिसोड्स ऑफ सिस्टेमिक एम्बोलाई और वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ड्यूरिंग लास्ट 3 months, पेशेंट विद AFib हैविंग चार्ल्स-बॉयस स्कोर ग्रेटर देन 5 और विद रिस्क फैक्टर और ग्रेटर देन 6 विदाउट रिस्क फैक्टर्स, और सर किसी की कोरोनरी स्टेंटिंग हुई है लास्ट 12 वीक्स में। ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए थे सर। ठीक है, ये आप ऐसा करें, ग्रुप में भी आप शेयर कर दें। यूजुअली देखें, वैल्वुलर हार्ट डिजीज होगी, एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, उसके लिए ना, क्योंकि असल में मैं कोशिश मैंने की है कि एक आपको ब्रॉड कॉन्सेप्ट बन जाए, और क्योंकि ये जब हो गया ना तो अब सिजेरियन सेक्शन कराना बहुत आसान हो गया, हमको सारा पता चल गया। अब आपके इसके लिए एक्यूरेट वर्ड बोलेंगे कि यू विल बी असेसिंग द सिवियरिटी ऑफ वैल्वुलर हार्ट डिजीज along with cardiorespiratory involvement, number 1. Number 2, on the basis of the patient anticoagulant patient is taking, हो सकता है ना वो इमरजेंसी में आ गया, इलेक्टिव केस ना हो, इमरजेंसी में भी तो आ सकता है ना, तो ऐसे पेशेंट में तो फिर आप रीजनल नहीं करेंगे, आप जीए की तरफ ही जाएंगे। इवन अगर मिसाल के तौर पे रिगर्जिटेशन की लेन के अंदर कहा जाता है कि आप एपिड्यूरल इज बेटर, स्पाइनल तो किसी केस में भी सही नहीं है, मतलब सही से मुराद है कि आप नहीं डिफेंड कर सकते, इसलिए बेहतर है प्रैक्टिकली आप जो मर्जी करें, एग्जाम के अंदर स्पाइनल ना बोले,
इट इज डिफिकल्ट टू डिफेंड। एपिड्यूरल का सिर्फ ये इशू होता है स्पाइनल वर्सेस एपिड्यूरल में कि अगर कोएगुलोपैथी है या कोएगुलोपैथी लाइक ये कि अगर आपको ब्लीडिंग का रिस्क है तो उसके अंदर, क्योंकि जो स्पाइनल की जो नीडल होती है, स्पाइनल की जो नीडल होती है वो बारीक होती है, तो उससे हीमाटोमा होने के कम चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू एपिड्यूरल के, क्योंकि एपिड्यूरल की नीडल, लेकिन एपिड्यूरल का एडवांटेज ये होता है कि उससे हीमोडायनामिक इफेक्ट जो है वो ठीक है। और आप एपिड्यूरल को पेन के लिए भी बता सकते हैं, ठीक है। आप एपिड्यूरल को इस तरह भी बता सकते हैं कि आपने जनरल एनेस्थीसिया दिया है ऑन टॉप ऑफ दैट, बिकॉज पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी नहीं होनी चाहिए, पेशेंट को स्ट्रेस रिस्पांस को ब्लंट करना है आपने, वो वही सारे फैक्टर जो इंटर ऑपरेटिव हैं वही फैक्टर्स आपको पोस्ट ऑपरेटिवली भी कैटर करने हैं, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो आपने इसलिए ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल एनेस्थीसिया इज इजियर टू डिफेंड देन रीजनल एनेस्थीसिया। तो एग्जाम के लिए आप अपना डिफॉल्ट कर लें, नोबडी विल फेल यू अगर आप जीए बता रहे हैं या रीजनल नहीं बता रहे हैं, आपको पता होना, आप बता सकते हैं कि ये उसके एडवांटेज होंगे, क्योंकि ये पेशेंट हो सकता है प्रेजेंट किया हुआ हो फॉर लेबर एनाल्जेसिया, तो आपने एपिड्यूरल तो उसमें लगाना पड़ेगा फॉर लेबर एनाल्जेसिया, एंड देन इफ द लेबर एनाल्जेसिया के लिए एपिड्यूरल लगा हुआ है देन इट इज इजियर टू कंटिन्यू विद दैट, ठीक है। तो इलेक्टिव वर्सेस इमरजेंसी में बिल्कुल डिफरेंट होगी। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आप अगर आपके पास ऐसा सिस्टम ऐसे सेटअप में है जहाँ पे आपके पास पीसीसी अवेलेबल है, आप इमीडिएटली कर सकते हैं। एफएफपीज के साथ रिवर्स करना भी आप ना बताएं तो बेहतर है, क्योंकि इट विल बी डिफिकल्ट टू डिफेंड, ठीक है। एमसीक्यूज के अंदर सिनेरियो के अंदर ऐसा है तो आप बता सकते हैं, वो डिपेंड करेगा सिनेरियो में, लेकिन आप जब भी एफएफपी याद रखें कि इसके अंदर वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको 1 लीटर आपको देना पड़े एफएफपीज तो वो पेशेंट का सिस्टम, हेमोडायनेमिक सिस्टम इस तरह काबिल नहीं है कि वो इतना ज्यादा वॉल्यूम को टॉलरेट करे, तो वो करेक्ट करते करते आप उसको वॉल्यूम ओवरलोड में कर सकते हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि एपिड्यूरल लगाएं, या अगर मिसाल के तौर पे ऐसी सिनेरियो कि आप स्पाइनल का जिक्र कर रहे हैं तो आप वॉल्यूम लोड कहें विद कोलाइड, इट इज बेटर टू वॉल्यूम लोड द पेशेंट विद कोलाइड, ठीक है। और उसके बाद ये कि अच्छा अब सेपरेटली जो विच एनेस्थीसिया ड्रग्स विल यू अवॉइड इन वैल्वुलर हार्ट डिजीज? जी, कौन कौन सी ड्रग्स को आप अवॉइड करें? जी नहीं, आप पहले अपनी अलग अलग ग्रुप में आ जाए। देखें, जब भी आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाए ना तो आप कोशिश करें कि आप अलग अलग ग्रुप्स पे आ जाएं। इंडक्शन एजेंट्स, इनहेलेशनल एजेंट्स, मसल रिलैक्सेंट, एनाल्जेसिक्स, फिर वही वाला जुमला क्लासिफाई और डाई। अगर आपको इस सवाल में आप मॉर्गन का सफ़ा नंबर 75 याद करेंगी तो आप भूल जाएंगी, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगर आप तरतीब से याद रखेंगे वो आपको कभी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही याद होगा। लेकिन अगर आप बेतरतीब बताना की कोशिश करेंगी तो यू विल ऑलवेज फॉरगेट, ठीक है। अगर आप अलग अलग आ जाए, अच्छा जी इंडक्शन एजेंट, कौन सा इंडक्शन एजेंट यूज करेंगे, कौन सा नहीं यूज करेंगे? नहीं यूज करने में तो देखें आप प्रोपोफोल है या टॉमिडेट है या इस तरह से हमारा कोई भी स्लो दे दें, स्लो देने में तो देखें कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखें। अगर आपके पास बेस्ट की चॉइस हो तो ऐसा पेशेंट जिसके अंदर आप हीमोडायनामिक स्ट्रेस से बचाना चाहते हो तो बेस्ट कौन सा एजेंट है? टॉमिडेट। थैंक यू वेरी मच। एटॉमिडेट का वो आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता है या आपको पता होना चाहिए कि उससे एड्रीनल सप्रेशन हो सकता है, मायोक्लोनस हो सकता है, वो हो सकता है। अगली बात, प्रोपोफोल और थायोपेंटोन के अंदर कार्डियक डिप्रेसेंट ज्यादा कौन सा है? थायोपेंटोन है कि प्रोपोफोल? सर पता नहीं है, किताब में थायोपेंटोन लिखा है, किताब में प्रोपोफोल भी लिखा था। जी अजहर, ओवर टू यू। सर अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं थायोपेंटोन कहूंगा, क्योंकि वो मैंने पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन प्रोपोफोल नहीं पढ़ा हुआ। देखें, ये बार कंफर्म कर लें, ये मैं भी कंफ्यूज हो गया आप लोगों को बताते बताते। ये चेक कर लें कि विच इज क्वेश्चन ये है कि विच इज मोर कार्डियक डिप्रेसेंट। मेरे हिसाब से प्रोपोफोल है, अब पता नहीं है क्योंकि थायोपेंटोन का इफेक्ट फौरन आता है तो कहीं वो ना हो, आई एम नॉट श्योर, शायद थायोपेंटोन हो, क्योंकि थायोपेंटोन क्योंकि अब यूज ही नहीं किया इतने सालों से तो इसलिए भूल गए उसका। अच्छा अब मुझे बताएं मसल रिलैक्सेंट, कौन सा मसल रिलैक्सेंट? और बेस्ट कौन सा होगा, सबसे बेस्ट?
सेट्राक्यूरियम, ठीक है। बाकी आप विक्रोनियम भी दे सकते हैं, उसका भी हीमोडायनामिक इतना इफेक्ट नहीं होते। रोक्रोनियम भी दे सकते हैं, पैनक्रोनियम नहीं देना, ट्यूबरक्लोरिन नहीं देना। सक्सामेथोनियम से सडन ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं, हाइपरक्लीमिया हो सकता है। ये पेशेंट के अंदर डाइजॉक्सिन की रेफरेंस से आपका जो है ना एंटीरिज्मिक्स में डाइजॉक्सिन का रेफरेंस है आपको है, तो सक्सामेथोनियम को आपने ध्यान से देना है, ठीक है। और ये बात नहीं समझ आई। मेरी बात हिस्टामिन सुनिए। रिलीजिंग कराएगा कि क्या इशू हो सकता है? हिस्टामिन नहीं, ये रिलीजिंग, डिजॉक्सिन वाली बात क्या बात कही आपने? देखिए मेरी बात सुने, जो डाइजॉक्सिन है उसकी टॉक्सिसिटी वैसे हाइपोकलीमिया में होती है, ठीक है, लेकिन खुद वो हाइपरकलीमिया कर रहा होता है। वो हाइपरकलीमिया करता है, समझ आ गई बात? तो हाँ, इसलिए हाँ। इसलिए जब आपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का जिक्र आ गया ना कहीं पे, तो आप एंटी रिदमिक्स को आराम से कह सकते हैं, एमाडोरोन है या ये डाइजॉक्सिन है, तो आपने मॉनिटर करने होंगे इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, ठीक है। और उसके अलावा मसल रिलैक्सेंट्स में RSI करना पड़ेगा। RSI अभी मुझे GA देना पड़ेगा प्रेग्नेंट को, फिर मैं उसको कहूँ कि मैं रोकोनियम से करूँ उसको। आप रोकोनियम से कहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दैट विल बी मोर हीमोडायनामिकली। पर वो आगे से कहे कभी यूज किया है तुमने? तो कोई बात नहीं, आप कहें कि हमारे सेटअप में अवेलेबल होता है। कॉल एसोसिएट्स में तो रोकोनियम की बाहरें लगी होती हैं, ठीक है। आपने, लेकिन आंसर ये है, ये तो खैर लाइटर नोट पे हो गया। आपने रोकोनियम आप कहें कि इफ इट इज, देखें आंसर ये होता है कि आपने डिप्लोमेटिक आंसर देना होता है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे इफ इट इज अवेलेबल रोकोनियम इज अ बेटर चॉइस, ठीक है। इट इज, इफ इट इज अवेलेबल डू मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। एक और उसका क्या फायदा होता है, ये कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि यू हैव नेवर अटेंडेड बिफोर। रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन को आप कैसे कहेंगे कि जी प्रॉब्लम इससे हो सकती है? क्या एटॉमिडेट इज एन आइडियल एजेंट फॉर रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन? नो, ठीक है। और आइडियल एजेंट उसके लिए थायोपेंटोन है, क्योंकि थायोपेंटोन का आर्म टू ब्रेन डिस्टेंस सबसे आर्म टू ब्रेन टाइम सबसे कम होता है, ठीक है। तो सबसे फास्ट इंडक्शन जो है वो थायोपेंटोन से होती है। प्रोपोफोल से भी स्लो, प्रोपोफोल से रिलेटिवली स्लोअर है, ठीक है, रिलेटिवली स्लोअर है। बेस्ट हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक थ्योरेटिकल, ठीक है। इसलिए हर वो दवाई के जो रैपिड सीक्वेंस में इस्तेमाल होती है वो कार्डिक उसके इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हीमोडायनेमिक सिक्वेले होते हैं। तो आपने जब भी बोले तो आपने साथ ये भी बात बतानी है कि बिकॉज इन रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन वी आर गिविंग प्री कैलकुलेटेड डोजेज व्हिच कैन बी डेट्रीमेंटल इन पेशेंट्स विद लिमिटेड कार्डिक रिजर्व, ठीक है। तो इसलिए इफ अवेलेबल मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन इज अ बेटर चॉइस देन रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, ठीक है। और इस पेशेंट के अंदर मॉनिटरिंग अगर हमने करा, वो भी हम मॉनिटरिंग की इसके बाद बात करते हैं। दवाइयों के बारे में मुकम्मल कर लें। एनाल्जेसिक्स में ओपियोइड जनरली आर वेल टॉलरेटेड, आपने पैथेडिन ना दें, आप ट्रेमाडोल ना दें, ठीक है। अदरवाइज जो है मॉर्फिन भी ना दें सर। क्यों सर? वो हिस्टामिन रिलीज, देखें हिस्टामिन रिलीजिंग ड्रग आर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। आपने लफ्ज बोलना है यूज विद कॉशन। तो आप मॉर्फिन के एनाल्जेसिक इफेक्ट, आपने हमेशा इस तरह के कोई भी आंसर अगर वाइवे में हो तो आप उससे कहें कि मॉर्फिन कैन कॉज हिस्टामिन रिलीज बट इट हैज द मोस्ट सुपीरियर एनाल्जेसिक इफेक्ट, so you have to do risk versus benefit, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं। वैसे ये है कि शॉर्ट एक्टिंग जो है, क्योंकि देखिए मॉर्फिन भी नहीं देनी, पैथेडिन भी नहीं देनी, तो फिर देनी क्या है? नैल्ब्यूफिन देनी है। नैल्ब्यूफिन फेंटानिल कैसी रहेगी? फेंटानिल गुड एजेंट फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन बिकॉज इट्स शॉर्ट एक्टिंग। सूफेंटानिल, प्रेमीफेंटानिल, फेंटानिल, एल्फेंटानिल, ये सब रेमी इंट्रो आप यूज कर ले और पोस्ट ऑपरेटिव फेंटानिल यूज करेंगे। हाँ, आंसर इज करेक्ट। कैसे? क्या मतलब? फेंटानिल यूज्ड हाउ इट इज बीइंग यूज्ड? इन्फ्यूजन में नहीं दी जाती, पीसीए, ठीक है। फेंटानिल पीसीए होता है, फेंटानिल पीसीए होता है या मॉर्फिन पीसीए होता है, वो बेसिकली पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया में दी जाती है, ठीक है। ओके। और अच्छा, इसके अलावा व्हाट अबाउट रिवर्सल एजेंट? सर अब वो वही सर इनहेलेशनल रह गया, वो भी कर लेते हैं। रिवर्सल चले बता दें।
रिवर्सल देंगे या नहीं देंगे? सर रिवर्सल में ठीक है, नियोस्टिग्मीन के साथ सर दूंगी। नियोस्टिग्मीन के साथ एट्रोपिन देंगी? नहीं नहीं, नियो के साथ अपना ग्लाइकोपाइरुलेट ठीक है ना, एट्रोपिन तो नहीं दूंगी। ओके वो तो सर उसमें दूंगी सर, वो उसमें देते हैं ना जब आप नॉन ऑप सर्जरी करा रहे होते हैं प्रेग्नेंट लेडी। अच्छा मेरी बात सुने, कोशिश ये करते हैं कि आप सिसएट्राक्यूरियम दें और आप न्यूरोमस्कुलर ट्विच देखें और कोशिश अवॉइड करें, क्योंकि इससे हीमोडायनामिक स्ट्रेस होता है ना, इससे वेगल इफेक्ट भी होते हैं नियोस्टिग्मीन के, तो बेसिकली इट इज कॉजिंग हीमोडायनामिक स्ट्रेस, ठीक है। और आंसर इसका ये होता है कि आप न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग करें और इफ इट नीडेड अगर दें, ठीक है, अगर जरूरत है तो तब दें, क्योंकि सिसएट्राक्यूरियम इज मेटाबोलाइज्ड इन द ब्लड, सो sometimes it is not needed to give and does not have active metabolite, ठीक है। अगर आपने रोकरोनियम दिया है तो it is better to give sugammadex rather than ठीक है। अच्छा, और इनहेलेशनल जो आपने बताया, तो इनहेलेशनल एजेंट्स में सबसे बेहतर कौन सा टॉलरेटेड होगा? सीवो। और सबसे बुरा कौन सा होगा? हेलोथेन नहीं, डेफ्लोरेन। हेलोथेन वैसे सीवोफ्लोरेन और हेलोथेन, सीवोफ्लोरेन का क्या डिफरेंस होता है? सीवोफ्लोरेन सॉरी हेलोथेन का क्या एडवांटेज होते हैं? हेलोथेन का एडवांटेज किसमें? हार्ट में? जी, डिसएडवांटेज तो बहुत होती है ना, एरिथमियास करती है, एसवीआर कम नहीं करती सर। जी, ये दिस इज द आंसर। यूट्राइन रिलैक्सेशन इज नॉट रिक्वायर्ड जवेरिया, यूट्राइन रिलैक्सेशन से तो प्रॉब्लम होगी ना। तो एक्चुअली इनहेलेशनल एजेंट्स तो एक पेशेंट जिसको वैल्वुलर हार्ट डिजीज हो और उसमें ब्लीडिंग जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम है ना, तो आपने ऐसी दवाई नहीं देनी। ऐसे मौके पे आपको मैं वैसे प्रैक्टिकली भी ये बता रहा हूँ बात, कि कोशिश ये करें कि ऐसे पेशेंट में उस टाइम पे आप ऑल्टरनेटिव एजेंट दे दें, आप थोड़ा सा प्रोपोफोल दे दें, मिडाजोलम दे दें, इवन लो डोज में आप कैटामीन दे दें। लेकिन ये थ्योरेटिकल आप नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर कैटामीन देने का रिवाज नहीं है। हालांकि कैटामीन इज एक्सेलेंट एनाल्जेसिक, इफ यू आर यूजिंग इट in a very low dose as analgesic, it does not cause any tachycardia. Rather if you are, a patient is in pain and if you have given ketamine, actually heart rate कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने एग्जाम के अंदर ये बात आप ना ही बोलें तो बेहतर है, क्योंकि आप इसमें फंस सकते हैं। आप बताएं तो तरीके से बताएं कि ये आपका उसमें ना हो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपने वैल्वुलर हार्ट डिजीज के अंदर आपने देखी। एक बात रह गई, एंटीबायोटिक। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का वैल्वुलर हार्ट डिजीज से लिंक होता है या नहीं होता? होता है। तो उसमें आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का आपने प्रोफाइलैक्सिस देना है। हर पेशेंट में नहीं देना होता, उसकी एक लिस्ट है, वो लिस्ट मैंने अजहर के जिम्मे लगाई थी, पता नहीं अजहर को ये प्रिपेयर की है या नहीं। अजहर किन पेशेंट्स में देते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का प्रोफाइलैक्सिस? सर वो मैंने ढूंढ के रखी थी, मैं शेयर कर दूंगा सर, काफी सारे। इतना मुझे याद है कि जो अनरिपेयर्ड होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज वाला, वो जो रिपेयर्ड है जिसमें रेजिडुअल है, ट्रांसप्लांटेड हार्ट है, ये तीन तो मुझे याद है, और पता नहीं क्या, ठीक है। जिसकी पुरानी हिस्ट्री हो एंडोकार्डाइटिस की, उसमें भी देते हैं। उसमें भी देते हैं। आपने 6 कंजेनिटल हार्ट डिजीज, और कंजेनिटल हार्ट डिजीज ऐसा हो जिससे 6 महीने पहले अभी रिपेयर हुई हो, ठीक है, या कैथेटर बेस्ड है या सर्जिकल है, जो भी है उसमें देते हैं। एक आपने बता दिया कार्डियक ट्रांसप्लांट, 3 हो गया। कंजेनिटल हार्ट डिजीज है जिसमें रेजिडुअल इफेक्ट है, ये भी आपने बता दिया। और सर सारे बता दिया आपने, यही होते हैं बस। अच्छा, उसके बाद ये कि आपको चॉइस के बारे में भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, वो आप देख लें कि बेस्ट चॉइस क्या है। जिसमें पेनिसिलिन से एलर्जी हो, उसमें सेफलोस्पोरिन से भी क्रॉस सेंसिटिविटी हो सकती है, इसलिए आपने उसके अंदर ऑल्टरनेटिव वैनकोमाइसिन या कोई और देना है, ठीक है। और मॉनिटरिंग, हाँ मॉनिटरिंग कौन सी क्या करनी है, मॉनिटरिंग क्या करनी है इन पेशेंट्स में? सर पहले तो वो स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग तो सारी कर लें जो हम आम में करते हैं, और इन्वेसिव मॉनिटरिंग के बारे में वैसे इसका
हम कर सकते हैं, जैसे ए लाइन मॉनिटरिंग हीमोडायनामिक्स के लिए, और कोशिश करें इंडक्शन से पहले ये लाइन डाल लें, क्योंकि इंडक्शन की हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। CVP in selected patients, CVP, pulmonary artery catheter, cardiac output monitor, T. ठीक है, according to the requirement and according to the scenario and according to the surgery and the risk and strongly indication. मगर आपके दिमाग के अंदर ये बात एटलीस्ट होनी चाहिए, हर पेशेंट में नहीं जरूरत होगी, अब हर पेशेंट में आप आर्टीरियल लाइन तो जरूर बताएंगे, ठीक है। CVP इफ रिक्वायर्ड, अगर आपके पास लार्ज बोर्ड IV कैनुलास हैं और आपके पास आर्टीरियल लाइन के साथ आपके पास मॉनिटरिंग है जिसके जरिए आप स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन को मॉनिटर कर सकते हैं, तो आप फ्लूइड बैलेंस को भी उससे देख सकते हैं, ठीक है। आपको सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस का भी आइडिया हो जाएगा, आपको फ्लूइड स्टेटस का भी उसकी वेव फॉर्म से अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कार्डिक आउटपुट मॉनिटर है तो दैट इज आइडियल, ठीक है। कार्डिक आउटपुट मॉनिटर के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, लिटको होता है, पीको होता है, ठीक है, पीको होता है, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, उसकी आपको वेव फॉर्म MCQs में भी आ सकती हैं, आपको टोक्स के अंदर भी आ सकता है, ठीक है, तो आपको उसका पता होना चाहिए। राइट हार्ट फिलिंग प्रेशर जो हैं वो किससे देखे जाते हैं? और CVP से पता चल जाते हैं। लेफ्ट हार्ट फिलिंग प्रेशर किससे देखा जाता है? वो तो बैक से पता चल जाता है जी, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर से पता चल जाता है, ट्रॉन गैस से पता चल जाता है, ठीक है। तो और हमने, हाँ, व्हाट अबाउट यूट्रोटॉनिक्स, ये उस टाइम पे डॉक्टर सारा सैयद आंसर देना चाह रही थी, मैंने उसके बाद 2-3 दफा उनको आवाज दी है, इज शी अराउंड और नो, क्योंकि देखिए मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको इन्वॉल्व करूं। सोहेब आप खामोश बैठे हुए हो यार। असल में तैयबा इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि वाइवे की कैंडिडेट्स को मेरी इस वक्त जो है ना, क्योंकि इनका वाइवा होने वाला है, तो आई ट्राई टू गिव देम प्रायोरिटी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आज वाइवे वाला कोई आया ही नहीं है। नुसरत आती है, नुसरत नाराज हो गई है मेरे ख्याल। अगर आपने MCQ शेयर किए ना तो वो MCQ से नाराज होकर चली गई, कहती है मैंने नहीं आना, ठीक है। लेकिन बहरहाल अब ये चीज है। तो हाँ जी, यूट्रोटॉनिक्स का कल भी हम लोगों ने जिक्र किया था, वही वाली बातें। आपने 3 to 5 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा आपने नहीं देने, कोशिश ये करनी है अवॉइड करें। इट इज बेटर टू अवॉइड अ बोलस ऑफ ऑक्सीटोसिन इन वैल्वुलर हार्ट डिजीज, ठीक है। अगर आपको देना पड़े तो आप उसको इन्फ्यूजन में दें तो आप उसको, अगर बोलस मांग हो तो कोशिश करेंगे डाइल्यूट करके मैक्सिमम 3 to 5 इंटरनेशनल यूनिट से, ठीक है। अच्छा, एक और आपको मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में वो अवेलेबल नहीं है, उसका नाम है कार्बिटोसिन, ठीक है। तो MCQs में भी आप लोगों को आ सकता है कार्बिटोसिन, दैट इज लॉन्ग एक्टिंग और सिंथेटिक है ये भी, और ये जो है ना ये मोर कार्डिक स्टेबल है, इससे हीमोडायनामिक। सर ये टोसिमैन जैसी है? नहीं, कार्बिटोसिन ये ऑक्सीटोसिन की बहन है या भाई है, व्हाटएवर, ठीक है। ये बाल के नाम से आती है, 100 माइक्स का इंजेक्शन होता है ये, ठीक है। सऊदी अरब में मेजॉरिटी अच्छे सेंटर्स में ऑक्सीटोसिन यूज ही नहीं होती है, कार्बिटोसिन यूज होती है, ठीक है। एक्चुअली इसको सिर्फ एक सिंगल डोज देते हैं, इसको इवन इन्फ्यूजन भी देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मेथर्जिन होता है, मेथर्जिन से वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो ये भी इतनी अच्छी चॉइस नहीं है, ठीक है। और मीजोप्रोस्टोल के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, आप लोग उसके बारे में सुन लीजिएगा। आई थिंक ये है कि वैल्वुलर हार्ट डिजीज हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर ली है। अगर कोई इसका अभी भी आपको मैंने थोड़े देखें, मैंने आउट ऑफ बॉक्स आपको बताया है, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की ताकि आपको भूले ना, ठीक है। क्योंकि किताब का जो रट्टा होता है ना, आप मेजॉरिटी लोग हमारे ये सोच रहे होते हैं कि मॉर्गन के कौन से सफ़े में ये इसका आंसर लिखा हुआ है, या ये MCQ वाले सोच रहे होते हैं ये ब्रायन हॉल का ये MCQ है, यार ये हुज़ैफा का MCQ है, ये फलाना का MCQ है। तो उसका नतीजा ये होता है कि वो एनर्जी की जो उनको स्टेम को पढ़ने में और समझने में यूज करनी चाहिए वो टाइम ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है जी, आई थिंक क्योंकि बाकी टॉपिक्स करने का टाइम नहीं है, इट्स क्वाइट लेट नाउ, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर बाकी जो टॉपिक्स हैं वो कल हम छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे, ताकि क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक था और काफ़ी ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इनडायरेक्टली कर ली हैं। हाँ जी, ये आपने क्या सवाल पूछा, डेस्फ्लोरेन इंपॉर्टेंस इन वैल्वुलर प्रेग्नेंट पेशेंट। देखें डेस्फ्लोरेन जो होता है ना, वो डेस्फ्लोरेन की देखें एक बात आपको मैं बताता हूँ, डेस्फ्लोरेन का इफेक्ट फौरी तौर पे आता है, फौरी तौर पे खत्म हो जाता है। डेस्फ्लोरेन से टैकीकार्डिया होता है, ठीक है।
तो इसलिए टैकीकार्डिया इज नॉट आइडियल। Tolerated, yes. आइसोफ्लोरेन में भी यही प्रॉब्लम होती है, आइसोफ्लोरेन से भी टैकीकार्डिया होता है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? अच्छा किसी ने, अच्छा अगर मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया देना हो तो आप पैरास्टामोल, एनसेड, डेक्समेडिटोमेडीन, लाइडोकेन, जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट और, ठीक है। आइडियल एनल सर पे भी एक लेक्चर ले प्लीज, वेरी गुड। देखें अब मैं इसका क्या जवाब दूं। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का आप लिंक चेक कीजिए, हम लोगों ने 7 सिटिंग किए, 7, 2 ऑन कार्डिक, 2 ऑन रेस्पिरेटरी, 2 ऑन रीनल एंड 1 ऑन लिवर, ठीक है। और अब अगला इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा हम लोग प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया प्लानिंग की बात करेंगे। जो प्लानिंग जो है वो ही पूरा एनेस्थीसिया है, ठीक है। जो प्लानिंग है वो ही पूरा एनेस्थीसिया है, और आपकी अगर एनेस्थीसिया की प्लानिंग अच्छी है तो आपका सब कुछ हल है। ये देखें, आप जो लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक तो ये कि आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को सोचें। मैं आज ही एक लड़के से मेरी बात हो रही थी जो बहुत परेशान था कि मुझे एमसीक्यूज जो है ना आंसर मुझे नहीं मिल रहे। उसने ग्रुप एग्जिट कर लिया कि जी मुझे एमसीक्यूज के आंसर समझ नहीं आ रहे। फिर मैंने उसको फोन करके मैंने उसको समझाया कि एमसीक्यूज में आप लोग, अच्छा ये हम क्योंकि अपनी डिस्कशन खत्म कर चुके हैं, मैं 1-2 बातें आपसे करूंगा। एमसीक्यू जब आप करते हैं तो आप लोगों को ये परेशानी होती है कि एमसीक्यू का आंसर क्या है। तो ये वही वाली बात है कि वो आप मुन्ना भाई में वो बाबा जो होता है वो कहता है मुझे रानी चाहिए बस। तो आप लोगों को सिर्फ रानी अपनी फिक्र होती है, बाकियों की फिक्र नहीं होती। तो असल में बेसिकली एमसीक्यू जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रैक्टिस, ठीक है। मैं एग्जांपल एक आज किसी ने एमसीक्यू भेजा था, उस एमसीक्यू की मैं एग्जांपल लेके आपको मैं बताऊंगा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का अगर बारे में अगर हो तो आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म के एमसीक्यू में जो आज किसी ने शेयर किया हुआ था उसके अंदर सारे टेस्ट लिखे हुए थे, ठीक है। उसके अंदर ईसीजी भी लिखी हुई थी, उसके अंदर एको भी लिखा हुआ था, उसके अंदर डी डायमर भी लिखा हुआ था, उसके अंदर जो है वो सीटी स्कैन भी लिखा हुआ था, उसके अंदर शायद पल्मोनरी एंजियोग्राफी भी लिखा हुआ था। तो आपको अलग अलग हर टेस्ट की सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए। ये डजंट मैटर कि यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आए। और अगर आप लोगों को ये उम्मीद है कि जो एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वही एमसीक्यू एग्जाम में आना चाहिए, तो ये डिजास्टर है, ठीक है। और ये इस फेलियर होने की सबसे बड़ी रीजन है कि आप लोग किताबों के क्वेश्चन ढूंढते हैं, आप प्रैक्टिस सेशंस के क्वेश्चन ढूंढते हैं, आप लोग रिकॉल के क्वेश्चंस ढूंढते हैं कि ये क्वेश्चन आया है, यही क्वेश्चन होगा। अपने दिमाग को स्विच को ऑफ कर लेते हैं। तो प्लीज जब आप प्रैक्टिस करें तो उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करें, लैटरल थिंकिंग करें। ये देखें कि इसके राइट लेफ्ट जो आंसर्स गलत हैं या और ऑप्शंस जो हैं उनकी तरफ नजर रखें, ठीक है। अगर आपका टनल विजन होगा और अगर आप इस उम्मीद में हैं कि आप पुराने रिकॉल के क्वेश्चंस को याद करके और इम्तहान पास कर लें, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो लोगों को एमसीक्यूज के रिकॉल प्रोवाइड करते हैं, एमसीक्यूज के आंसर्स बताते हैं और कहते हैं बस इसको पढ़ लो और पास कर लो। इम्तहान अलग होता है जी, नॉलेज अलग होती है। ये कॉन्सेप्ट मुझे होता है तो ये मेरे लिए शर्म का मुकाम है। ये मैं आप सब लोगों को ये कहूँगा, खुदा के लिए अपने आप को इतना डिग्रेड ना करें। यू आर अपीयरिंग इन पोस्ट ग्रेजुएशन। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी को आपने एनेस्थीसिया देना, दे विल नॉट बी गिनी पिग्स, ठीक है। तो आपने उनके ऊपर तजुर्बे नहीं करते, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको वो चीज़ सही तरह से समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो ना पढ़ के अगर आपका रिटर्न पास हो गया ना रट्टे मार के एमसीक्यूज, वाइवे में नहीं आप पास होंगे। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ इस बात का, क्योंकि वाइवे के अंदर आपकी वर्टिकल थिंकिंग होती है, हॉरिजॉन्टल थिंकिंग होती है, क्रिस क्रॉस होता है, वो आपके दिमाग को निचोड़ते हैं, ठीक है। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि रिव्यू बुक्स पढ़ें, एसएक्यूज की बुक्स पढ़ें, टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ाई करें। ये एमसीक्यूज के रट्टे ना मारें, खुदा के लिए, ये जुल्म है अपने साथ, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग उस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दाएं बाएं पढ़ें, एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस हैं उनको, बाकी ऑप्शंस को देखें, और एक एमसीक्यू जो प्रैक्टिस है उसके अंदर देखें कि जो जो बातें उन्होंने पूछी हुई हैं, जैसे अगर उसमें 5 टेस्ट लिखे हुए तो आप 5 टेस्टों के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ें कि डी डायमर का क्या रोल होता है, एको का क्या रोल होगा, ईसीजी में क्या फाइंडिंग होगी। समझ आ गई बात? तो ये आप के लिए मैसेज है, ठीक है। और जी आपने क्या मैसेज लिखा है, ऑक्सीटोसिन हाफ लाइफ 3 to 5 मिनट्स, लेकिन वो हीमोडायनेमिक जो स्ट्रेस देगी ना वो ज्यादा देर तक रहेगा।
जो अगर वॉल्यूम ऊपर, क्योंकि देखें ऑक्सीटोसिन इज लाइक जो है ना ADH, तो वो वॉल्यूम को करेगी तो पेशेंट डिकम्पेंसेट हो सकता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन इज नॉट अ गुड चॉइस। इन्फ्यूजन की फॉर्म में आप जो दे रहे हैं उसके अंदर रिलेटिवली कम आएगा इफेक्ट, लेकिन बहरहाल वो इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो बाद में आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो यू आर ऑल वेलकम। और पढ़ाई के मामले में जब से MCQs पैटर्न हुआ है, लोगों ने SAQs पढ़ने छोड़ दिए। जो मेरा लिंक है उसके अंदर SAQs की बुक्स हैं, SAQs की बुक्स के अंदर जो टास्क हैं उनकी प्रैक्टिस करें। उसके अंदर बहुत आपको वो आपको एक एक लाइन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड सी व्हाट यू नो अबाउट दैट क्वेश्चन। इफ यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, फाइन, मूव ऑन। आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि होता यह है कि जो पुरानी बुक्स होती हैं उनमें कई गाइडलाइंस तब्दील हो जाती है, थ्योरी कभी नहीं बदलती। माइट्रल वेल्व की जो डिजीज की जो थ्योरी है वो कभी चेंज नहीं होगी। हाँ, गाइडलाइंस चेंज हो सकती हैं, एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में वो चेंज हो सकती हैं। एक चीज मैंने टच नहीं की है, मैं भूल गया और अब मुझे याद आ रहा है, वो है यूज ऑफ वारफेरिन इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के अंदर वारफेरिन दिया जा सकता है अगर लो डोज में हो। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस, ठीक है, AHA की गाइडलाइंस में है ये। लेस देन 5 मिलीग्राम हो तो यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा इसमें। ठीक है, एनीवेज थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग खामोश बैठे हुए हैं, या तो उनको सब समझ आ गया है या उनको कुछ समझ नहीं आया है, तो वाइवे वाला खामोश नहीं रहना चाहिए। जो बाकी लोग हैं प्लीज देखें, मैं क्योंकि इस मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। आई डोंट वांट एनीवन टू फील कि मैं उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहा, उसको प्रायोरिटी दे रहा हूँ। मेरे लिए सब बराबर है। जाहिर बात है जो आंसर ज्यादा देगा मैं उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो चली जाएगी। आप सब लोगों ने कोई भी चीज पूछनी हो, कोई भी चीज क्लियर ना हो तो फील फ्री टू आस्क। रादर प्लीज लोगों को भी बताएं, लोगों को बताइए। मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों की बेहतरी है। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।